गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर नंबर 4 और हमने इस चैप्टर में आज हम तिब्बत इश्यू के बारे में पढ़ते हैं बेटा। और हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें से एक इशू ये तिब्बत का भी इशू था। तिब्बत से दलाई लामा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दलाई लामा एंटर्स इंडिया विद हिज फॉलोअर्स। तिब्बत से दलाई लामा और उनके जो फॉलोअर्स हैं अपनी जान बचाते हुए इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने शरण ली। और उनका इंडिया में शरण लेना चाइना को पसंद नहीं आया, चाइना इससे नाराज हुआ और चाइना का आरोप था कि भारत चाइना अगेंस्ट एक्टिविटी के लिए अपने लैंड और को यूज़ करने दे रहा है, यानी कि अपने एरिया के अपने देश से चाइनीज़ के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को करने देगा। तो इस इश्यू को लेकर के तिब्बत में से दलाई लामा जो भाग के आए उनको इंडिया ने क्यों शरण दी, यहाँ से हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हुए। अब हम तिब्बत के इश्यू के बारे में पढ़ते हैं। The plateau of the Central Asian regions called Tibet is one of the major issue of the historical cause tension between India and China. चाइना सेंट्रल एशिया का एक प्लेट्यू है और ये वर्ल्ड का ही सबसे बिगेस्ट प्लेट्यू है और इंडिया और चाइना के बीच टेंशन का एक कारण भी है। From time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet. इससे पहले भी, इस इंसिडेंट से पहले भी चाइना ने समय समय पर तिब्बत पे अपना कंट्रोल किया और बार बार तिब्बत पे अपना क्लेम जताता रहा। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट टू। पुराने समय में भी, हिस्ट्री में भी हम देखते हैं तो समय समय पर तिब्बत ने अपना क्लेम जताया और उस पर तिब्बत पे कंट्रोल करने की कोशिश की, तिब्बत पे कंट्रोल भी किया और तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट भी किया। China took over control of Tibet. Large section of Tibetan population opposed this takeover. India tried to persuade China to recognize Tibet's claims for independence. अब हम क्या पढ़ते हैं? In 1950 से 1949 में चाइना अस्तित्व में आया था, एक कम्युनिस्ट नेशन के तौर पर वो अस्तित्व में आया था और 1950 से ही चाइना ने इन्वेड करना शुरू किया तिब्बत पे। चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। लार्ज सेक्शन ऑफ द तिब्बतियन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। 1950 में ही जब चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल करना शुरू किया तो तिब्बत की पॉपुलेशन ने, तिब्बत के जो जनता थी, उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया। इंडिया ट्राइड टू परस्यूडेड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस। व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड between the India and China in 1954, through one of the इंडिया और चाइना ने पंचशील का एग्रीमेंट किया था 1954 में और इसमें ऐसे 5 मुद्दे थे जिसमें दोनों कंट्री ने एग्रीमेंट किया और उनमें से एक ये था भी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के इंटरनल मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहाँ लग रहा था कि चाइना और को भी यही लग रहा था कि इंडिया को तिब्बत के इशू में जो हस्तक्षेप करना, तिब्बत के दलाई लामा को शरण देना, पंचशील का जो एग्रीमेंट है उसको हमने तोड़ा है, उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए हैं। इंडिया कनेक्टेड चाइना's क्लेम ओवर, यहीं से पढ़ते हैं। India tried to persuade China to recognize Tibet's claims for independence. When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India conceded China's claim over Tibet. The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956.
1956 में चाइना से चाव एन लाई उनके जो चाइनीज प्रीमियर थे वो भारत भ्रमण पे आए और उन्हीं के साथ साथ दलाई लामा भी भारत के भ्रमण पे आए। चाव एन लाई का कहना था कि वो तिब्बत उनका एक प्रांत है और तिब्बत को बहुत अधिक स्वायत्तता दी जा रही है। और वहीं दलाई लामा भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनका कहना है कि कोई स्वायत्तता नहीं दी जा रही है और चाइनीज जो है गवर्नमेंट तिब्बत के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है। The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese premier Chow En-lai during the official Chinese visit to India in 1956. He informed Nehru about the worsening situation in Tibet, but China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other regions of China. यहाँ पर चाव एन लाई भी आए और दलाई लामा भी आए। चाव एन लाई का कहना था कि तिब्बत उसका एक प्रांत है और तिब्बत को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है, बाकी प्रांतों से भी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है। और वहीं दलाई लामा का कहना था कि चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है। In 1958 there was armed uprising in Tibet against China's occupation. 1958 में एक सशस्त्र विद्रोह होता है चाइनीज आर्मी और तिब्बतियन के बीच, क्योंकि बहुत समय से ही तिब्बतियन चाइना के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट थे और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और चाइना जिस तरह से तिब्बतियन लोगों से के साथ बिहेव कर रही थी वो वहाँ पर असहनीय होता जा रहा था और यहाँ पर एक आर्म स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज फोर्सेस और इस आर्म स्ट्रगल को, इस अपराइजिंग को चाइनीज फोर्स द्वारा सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स, इन 1959 द दलाई लामा क्रॉस ओवर into the Indian border and sought asylum which was granted. वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि दलाई लामा को अपने फॉलोअर के साथ, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दलाई लामा अपने फॉलोअर के साथ भारत आए और उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी और जो कि उनको दे दी गई। द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और उनको शरण देना चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया। Over the last half century, a large number of Tibetans have also sought refuge in India and many other countries of the world. और पिछले 50 सालों में हमने देखा कि तिब्बतीज जो थे भारत के सहित दुनिया की बाकी कंट्रियों में शरण लेके रह रहे हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी काट रहे हैं। इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन दिल्ली, देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज। आपने देखा भारत में अगर आप मजनू का टीला जो एरिया जाते हैं वहाँ पर, और अगर आप हिमाचल में धर्मशाला पे जाते हैं तो वहाँ पर तिब्बतियन लोगों की बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, उन्हें रखा गया यहाँ पर। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन इन इंडिया। द दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया। दलाई लामा ने धर्मशाला में अपना दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं और उन्होंने धर्मशाला को ही अपना घर मान लिया है, वहीं रहते हैं और उनके बहुत से फॉलोअर्स वहाँ पे रहते हैं। In the 1950s and 1960s, many political leaders and parties in India, including the Socialist Party and the Jan Sangh, supported the cause of Tibetan independence. भारत सहित दुनिया के बहुत से लोग तिब्बतीज लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं और इंडिया में भी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ ने तिब्बत के आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। China has created the Tibetan Autonomous Region, which is an integral part of China. China has created Tibet Autonomous Region, which is an integral part of India. China कहता है कि तिब्बत उसका एक अभिन्न अंग है और तिब्बतन जो कि वो किसी हालत में नहीं छोड़ेगा चाइना तिब्बत को अपने देश का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। तिब्बतन अपोजेस द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। वही तिब्बतियन लोग इसका विरोध करते हैं कि तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है।
They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers. और यहाँ पर तिब्बती लोगों के कल्चर को नष्ट करने के लिए चाइना ने चाइनीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटल करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा लाकर तिब्बत में बसाया। इस चीज़ का भी तिब्बती लोग विरोध करते हैं। Tibetan disputes China's claim that autonomy is granted to the region. Tibetan dispute China's claim that autonomy is granted to the region. और तिब्बतन लोग इस चीज़ को भी नकारते हैं कि चाइना ने इस रीजन को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है। They think that China wants to undermine the traditional religion and culture of Tibet. उनका कहना था कि चाइना इसके बहाने तिब्बतन के ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजन को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। तो मैप पे भी हम देख रहे हैं ये तिब्बत का बहुत बड़ा एरिया है और इतनी बड़े एरिया पर चाइना ने अपना कब्जा जताया है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था बेटा। अब हम पढ़ेंगे चाइना और इंडिया की वॉर की वजह से इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी में उसका क्या असर हुआ। चाइना और इंडिया के जो रिलेशन खराब हुए 1962 के बाद, उससे इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी टूट पड़ गया। कम्युनिस्ट पार्टी दो सेक्शन में बट गई, एक रहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा रहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। Forward Sino-Indian relations since 1962. It took more than a decade for India and China to resume normal relations. It was in 1976 that full diplomatic relations were restored between two countries. Atal Bihari Vajpayee was the first top-level leader. He was then External Affairs Minister to visit China in 1979. Later, Rajiv Gandhi became the first Prime Minister after Nehru to visit China. Since then, the emphasis is more on trade relation between two countries. In the book Contemporary World Politics, you have already read about this development. 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके थे। दोनों देशों के बीच किसी तरह कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। इस युद्ध के बाद चाइना जाने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, और पहले हमारे जो टॉप लीडर रहे वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चाइना का भ्रमण किया, जिस टाइम वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी जब अपने देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने चाइना का विजिट किया। तो इसके बाद रिलेशन में थोड़ा सुधार होना शुरू किया। आज दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेशन बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और सीमा का विवाद ट्रेड की वजह से काफ़ी हद तक कम हो गया। The Sino-Indian conflicts affected the opposition as well. This and the growing rift between China and Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). तो ये जो इंडिया चाइना वॉर था और चाइना और सोवियत के बीच में भी डिस्प्यूट शुरू हो गया था। इंडिया चाइना वॉर की वजह से और चाइना और सोवियत की वजह, चाइना और सोवियत संघ के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से भी इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें टूट पड़ गई। ये दो हिस्सों में बट गई। एक सीपीआई थी जो प्रो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का सपोर्टर था, और दूसरी बनी सीपीआईएम जो कि चाइना की सपोर्टर पार्टी बनी। The Sino-Indian conflicts affected the opposition as well. This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. जो CPI थी, जो USSR की सपोर्टर पार्टी थी, USSR के विचारधारा को फॉलो करके चलने वाली पार्टी थी, ये कांग्रेस से नज़दीक होती चली गई। The other faction was for some times closer to China and was against any ties with the Congress.
दूसरी पार्टी जिसे हम CPIM कहते थे, ये चाइना की सपोर्टर रही और चाइना से क्लोज रिलेशन रहे और ये पार्टी कांग्रेस से दूर रही. The party split in 1964 and the leaders of the latter factions formed Communist Party of India Marxist CPIM. 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में का विभाजन हुआ और इसी से दो पार्टी बनी, CPI और CPIM. और CPIM ने जैसे पढ़ा USSR की सपोर्टर थी और CPIM चाइना की सपोर्टर पार्टी रही. In the wake of China war, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. तो इस वॉर के बाद जो है काफ़ी लीडर जो CPIM के सपोर्टर थे, CPIM का सपोर्टर थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो चाइना का समर्थन कर रहे थे. The war with China alerted Indian leadership to be the volatile situation in Northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. इस युद्ध की वजह से हमारा वो रीजन नॉर्थ ईस्ट का रीजन में डेवलपमेंट बहुत ही अधिक कम है और वहाँ पर अप्रोच बहुत कम है. ये इंडिया के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग थलग सा ही पड़ जाता है और उस एरिया में हमारे हम मिलिट्री के लिए उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, हमारे मिलिट्री उतने डिप्लॉयड भी नहीं थे वहाँ पर. द प्रोसेस ऑफ इट्स reorganizations began soon after the China war. Nagaland was granted statehood. Manipur and Tripura, through union territories, were given the right to elect their own legislative assembly. तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन जहाँ पे इस वॉर से पहले सरकार का बहुत कम ध्यान था. अब इस एरिया की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ गया था क्योंकि इस एरिया में इस एरिया का डेवलपमेंट कम था. यहाँ किसी भी वक्त टेंशन क्रिएट हो सकती थी. अगर बाहरी ताकत इस एरिया पर जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग जाती तो इस एरिया की यूनिटी के लिए इंडियन यूनिटी के लिए भी आवश्यक था कि सरकार इस एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दे. इसी वजह से नागालैंड को जो है नागालैंड में काफ़ी टाइम से विरोध चल रहा था तो नागालैंड को स्टेट का दर्जा दे दिया गया और मणिपुर त्रिपुरा को भी अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का, असेंबली बनाने का अधिकार दे दिया गया. द वॉर विद चाइना अलर्टेड इंडियन लीडरशिप टू द volatile situation in northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. The process of its reorganization began soon after the China war. Nagaland was granted statehood. Manipur and Tripura, though union territories, were given the right to elect their own legislative assemblies. तो आपने मणिपुर और त्रिपुरा जो कि यूनियन टेरिटरी थे इन्हें भी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का अधिकार दे दिया गया. तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया है. कल हम पढ़ेंगे वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान. थैंक यू बेटा.